हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 25 यानी 25वां प्रैक्टिस पेपर सेट लेकर के आया हूं। और हमेशा की तरह से यह प्रैक्टिस पेपर सेट सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। खास करके वे विद्यार्थी जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपीएसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं, ऐसे सारे अभ्यर्थियों के लिए यह प्रैक्टिस पेपर सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया पहले प्रश्न से लेकर के 30वें प्रश्न तक सभी प्रश्नों पर विशेष विचार करें और इसको पूरा देखने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण पहले होता क्या वो समझ लीजिए। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। और यहाँ लिखा गया है कि मुझे तो थोड़ी ही भूख है। अब गौर करिए, इसमें प्रविशेषण है क्योंकि भूख की विशेषता बता रहा है थोड़ी ही। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। अब यहाँ देखिए, खट्टा जो है विशेषण है और उसकी भी विशेषता बता रहा है कुछ ज़्यादा। अगला है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है। अब देखिए, यहाँ सुंदर जो है फूल की विशेषता बता रहा है, लेकिन उसकी भी विशेषता बताने वाला शब्द है बहुत। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऊपर के सारे विकल्पों में ए बी सी में सभी में विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द आया है, लेकिन जो डी विकल्प है उसमें बच्चे समझदार हो गए हैं। यहाँ समझदार जो शब्द है वह विशेषण है और इसकी विशेषता बताने वाला कोई शब्द नहीं है, इसलिए डी विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की या के फिर रिक्त स्थान दिया गया है से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और फिर विकल्प वहाँ पर भरने के लिए स्थान दिया गया है, परंपरा रही है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। अब यहाँ लिखा गया है नवाचारों आहत, दूसरा विकल्प है कर्मों अकाट्य, तीसरा है विजय अभय और चौथा है उपलब्धियों और अनूठी। देखिए, यहाँ पर डी विकल्प सही आएगा, उसको भर करके आप देख लीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की या के आएगा उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है, इसलिए डी विकल्प आएगा, उपलब्धियों और अनूठी। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। वहाँ लिखा गया है सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सुप्त का यानी आप देखिए, सुप्त का मतलब है सोई हुई अवस्था, यानी कि सुसुप्ता अवस्था। तो सुप्त का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द ढूंढना है, उसका विलोम शब्द होगा डी विकल्प जागृत। क्या होगा? डी विकल्प जागृत। अब आगे हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, झूठा सच के लेखक कौन हैं? तो जान लीजिए, झूठा सच के लेखक हैं यशपाल जी। ए विकल्प सही है, ये आपको याद करना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न देखिए, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जान लीजिए, मुक्तिबोध के लिए, मुक्तिबोध उनकी रचना थी जैनेन्द्र कुमार की, इसके लिए उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डी विकल्प सही होगा। आगे आ जाइए अगले प्रश्न पर। छठवां प्रश्न, सियार का गुण स्वभाव, रिक्त स्थान दिया गया है और फिर रिक्त स्थान दिया गया है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए, यहाँ बी विकल्प ध्यान से देखिए, बी वाला धूर्तता चालाकी, ये भर करके देखिए। सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। सियार आप जानते हैं, जो कि ज़्यादातर मैदानी तो जंगलों में भी रहा करते हैं। इसके अलावा ये अपनी एक सुरंग जैसा बना करके रहते हैं। और सियार को किस लिए जाना जाता है? बड़े धूर्त होते हैं और चालाक और चतुर भी होते हैं। सातवां देख लीजिए, थोथा चना बाजे घना, मुहावरे के अर्थ का चयन करें। थोथा चना बाजे घना, थोथा का मतलब जो चना खाली होता है, ठीक है, और उसके अंदर चना
बहुत छोटा रहता है और वो ज़्यादा बचता है क्योंकि वो खाली होता है। अब ये तो सामान्य अर्थ है, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होगा? तो देखिए, इसका विशेष अर्थ यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, बहुत आवाज़ करना, चने रूपी खिलौने से खेलना, चने को बजाना। तो ए विकल्प इसमें सही होगा, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? अब यहां कहा जा रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। पढ़ देता हूं मैं विकल्प। 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना। अब यहां निश्चित संख्यावाचक कहा गया है, 1 किलो तो परिमाण में आता है, तो ये विकल्प गलत है। सैकड़ों लोग मारे गए। गौर करिए, यहाँ सैकड़ों लोग कहा गया है, सैकड़ों की संख्या 100 को इंगित करती है, इसलिए बी विकल्प जो है वह सही होगा। और यह निश्चित संख्या है। निश्चित इसलिए है कि सैकड़ों का मतलब हो गया है 100। ठीक है। और अगला विकल्प है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा। 2 मीटर आप जानते हैं परिमाण में आता है। चाय में 50 ग्राम चीनी 50 ग्राम भी क्या आता है? परिमाण में आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न है हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम दायते जाओ। अब यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया दायते। दायते में द पे ऐ की मात्रा लगी है, जो कि गलत है। वर्तनी के आधार पर हमें सही वाक्य ढूंढना है। तुम इसका दाम देते जाओ। अब यहाँ देखिए, जाओ की जो इसकी वर्तनी जो लिखी गई है वो भी गलत है। आगे आ जाइए, तुम इसके दाम देते जाओ। ऊपर वाले में क्या है? तुम इसका दाम देते जाओ। ठीक है, तो इसका ना होकर के वहां पर क्या होना चाहिए? इसके होना चाहिए। इस हिसाब से विकल्प डी जो है सबसे सही विकल्प है। 10वें प्रश्न की तरफ चलेंगे मित्रों। 10वां प्रश्न है मैंने आम खा लिया है, मैंने आम ले लिया है, क्षमा करें, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? इसका बहुवचन होगा मित्रों मैंने आम ले लिए हैं। क्योंकि देखिए, कर्ता जो है अगर मैंने लिखा है तो यहाँ कर्ता को नहीं बदलेंगे, बल्कि आम ले लिया है को हम क्या लिख सकते हैं कि आम ले लिए हैं। आगे आ जाइए 11वें प्रश्न पर। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। अब यहाँ पर भी सही वाक्य हमें चुनना है। देखते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए। पहला विकल्प से हम चर्चा चालू करेंगे। 3 नगर का नाम बताइए। देखिए, नगर के पहले 3 लगा है और 3 अगर नगर बोला जा रहा है तो वहाँ नगर ना होकर के नगरों होना चाहिए, क्योंकि एक नगर की बात नहीं कही जा रही है, एक से ज़्यादा की बात की जा रही है, तो बहुवचन रूप में उसको होना चाहिए। दूसरे विकल्प में देखिए 3 नगरों का नाम बताइए। ठीक है, 3 नगरों का नाम बताइए लिखा गया है। यहाँ पर जो विभक्ति का प्रयोग किया गया का, नगरों का। अब ये देखिए, नगरों शब्द बहुवचन है तो वहाँ का नहीं होकर के आएगा। 3 नगरों के नाम बताइए। अगला विकल्प जो डी दिया गया है, लिखा गया है 3 नगर के नाम बताइए, वहाँ फिर से नगर लिखा गया, इसलिए वो विकल्प गलत है। तो सी विकल्प जो है वह बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है मिलजुल मन। मिलजुल मन किसकी रचना है? कौन है इसके रचनाकार? मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, ममता कालिया या नासिरा शर्मा? तो इस रचना की रचनाकार हैं मृदुला गर्ग। ए विकल्प सही होगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान ने सेतु के बाद रिक्त स्थान के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग, फिर रिक्त स्थान दिया गया है, किया था। अब देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। पारने रचना, लांघने ध्यान, निर्माण स्थापित,
जोड़ने और पूजा। अब गौर करिए इन रिक्त स्थानों को, लिखा क्या है। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु का क्या किया था, उन्होंने निर्माण किया था। तो बाकी सब में पहला शब्द निर्माण नहीं है, तो इस हिसाब से बी विकल्प जो है, सी विकल्प, क्षमा करें, सी विकल्प जो है वो सही है। पहला निर्माण, निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग क्या किया था, स्थापित किया था। तो सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही होगा। 14वां प्रश्न, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। लाल पीला होना, लाल और पीला रंग डालना, ए विकल्प दिया गया है। बी विकल्प है बिल्कुल बदल जाना। सी विकल्प है बहुत क्रोध करना। और डी है अत्यधिक घमंड होना। अब यहां गौर करेंगे तो लाल पीला होना का अगर शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो लाल और पीला रंग डालना या लाल और पीला रंग में रंग जाना, बिल्कुल बदल जाना, ये भी नहीं है, बल्कि होगा बहुत क्रोध करना, क्योंकि मुहावरों का विशेष अर्थ होता है, सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता। जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में आ जाता है तो हम कहते हैं भाई क्यों लाल पीले हो रहे हो, तो इसका मतलब है बहुत क्रोध करना। चलिए 15वें प्रश्न पर चलते हैं। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। बोध शब्द का समानार्थी शब्द है अनुभूति। ठीक है, बोध का मतलब ज्ञान होना, समझ आना। तो बोध शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, बोझ तो होगा नहीं, बोझ का मतलब होता है भार। शांत का मतलब शांति से, विस्मृति का मतलब है कोई चीज़ भुला देना। अब बोध क्या बचा उसके लिए, अनुभूति। ठीक है, बोध यानी अनुभूति। आगे 16वां प्रश्न देख लेते हैं। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। क्या है स्त्रीलिंग, छात्र तो स्त्रीलिंग होगा नहीं, जानते हैं आप, छात्र और छात्रा, छात्र पुल्लिंग में आता है और छात्रा स्त्रीलिंग। आओ आगे का देख लेते हैं। लिखा है राजन, राजन किसी लड़के का नाम हो सकता है। सागर, ठीक है, सागर उफान मार रहा है। ठीक है, सागर भयंकर रूप दिखा रहा है। तो सागर जो शब्द है वह भी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन अगला देखिए अग्रजा लिखा गया है। अग्र का मतलब होता है जो आगे है यानी बड़ा है, अग्रज। ठीक है, अग्रज यानी जो पहले पैदा हुआ है, जो बड़ा है उसको अग्रज कहा जाता है। स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो अग्रजा कर दिया जाता है। डी विकल्प सही होगा, अग्रजा शब्द स्त्रीलिंग है। 17वां प्रश्न है निरंतर, फिर गैप दिया गया है, रिक्त स्थान है। निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। प्रयास, हंगामा, चित्कार, कार्य। अब आप जानते हैं कि निरंतर प्रयास करने से कामयाबी ज़रूर हासिल होती है, तो यहाँ प्रयास शब्द जो है वह बिल्कुल ठीक बैठेगा। 18वें प्रश्न में आते हैं मित्रों। 18वां प्रश्न आपके सम्मुख है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। फिर से आपके लिए एक शुद्ध वाक्य, इस प्रश्न पेपर में आप देखेंगे कि मैंने ज़्यादातर शुद्ध वाक्यों की प्रैक्टिस से संबंधित कुछ प्रश्न ज़्यादा लेकर के आए हैं, ताकि आप लोगों को शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का चयन करना कुछ उसका ज्ञान अधिक हो सके। मोर का पंख सुंदर होता है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर होता है, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि खाली कई मोरों के पंख सुंदर होते हैं ऐसी बात नहीं है, बल्कि एक मोर का भी पंख जो होता है वो सुंदर होता है। तो अब एक पंख तो होता नहीं है मोर के कई पंख होते हैं, तो मोर के पंख सुंदर होते हैं। बी विकल्प सबसे सही है, क्योंकि पहले विकल्प में पंख दिया गया है और उसके साथ लिखा गया है सुंदर होता है, यानी कि एक पंख की बात की जा रही। दूसरे में एक मोर के कई पंखों की सुंदरता की बात की जा रही है कि मोर के पंख सुंदर होते हैं। यहां पंख को पंखों नहीं लिखा गया है,
होता और होते लिख करके ये बताया गया है कि कौन सा शब्द जो है एक वचन में है और कौन सा बहुवचन में है। तो जहाँ पंख के बाद होते हैं लिखा है वो बहुवचन रूप में है। अब मोरों के पंख सुंदर होता है, ये वाक्य ही बिल्कुल गलत है। डी विकल्प में देखिए, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, ये वाक्य गलत है, क्योंकि मोरों के पंख सुंदर होते हैं यहां कह करके हम बता दे रहे हैं कि कई मोरों के पंख सुंदर होते हैं, जबकि वाक्य को अगर हम ध्यान से समझें तो ये समझ में आता है कि एक मोर के पंख भी सुंदर हो सकते हैं। तो इस हिसाब से मोर के पंख सुंदर होते हैं, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 19वां, जटिल का अर्थ बताइए। अब जटिल का मतलब होता है कठिन और उसका अर्थ क्या होगा, पेचीदा। 20वां प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। 4 विकल्प हैं, विप्सा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, यमक अलंकार और प्रश्न अलंकार। यहाँ यमक अलंकार है मित्रों। यमक अलंकार में क्या होता है, जब एक ही शब्द कई बार आते हैं और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, यहाँ घटा कहने का मतलब है जब बादल उमड़ जाते हैं आसमान में, अंबर में, और काले काले बादल, तो उसको कहा जाता है काली घटा। और दूसरा लिखा गया है घमंड घटा, यहाँ घमंड के घटने की बात की जा रही है। तो पहला घटा जो है वो बादलों का घिर आना है और दूसरा घटा जो है, दूसरी घटा जो लिखा गया है उसका मतलब है घटना। तो यहाँ पर दोनों घटा शब्द का जो है अलग अलग अर्थ है, इसलिए यमक अलंकार होगा। 21वां प्रश्न है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है। जिंदगी नामा के लेखक मित्रों हैं कृष्णा सोबती। ठीक है, कृष्णा सोबती जी एक बहुत अच्छी लेखिका हैं, इन्होंने कई संस्मरण लिखे हैं। आगे ब्रह्मा, रिक्त स्थान, महेश, ये तीनों, फिर से रिक्त स्थान दिया गया है, जगत का संचालन करती हैं। अब क्या आएगा यहाँ पर, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा है। विष्णु शक्तियाँ, कृष्ण देवियाँ, ऋषि देवता, शिव भगवान। यहाँ पर ए विकल्प मित्रों सही होगा। क्यों सही होगा विष्णु शक्तियाँ, क्योंकि आप भर करके देख लीजिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती हैं, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर, आप जानते हैं पुष्कर का मेला भी लगता है, कहाँ लगता है वो हमें कमेंट में लिख करके आप बताइएगा। पुष्कर का मतलब होता है सरोवर। क्या होता है, सरोवर, पुष्कर। आगे आ जाइए 24वां प्रश्न, वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, यहाँ सामान्य वर्तमान काल है, करते हैं लिखा गया है, यहाँ कोई किसी तरह की संभावना नहीं जताई जा रही है भविष्य में, इसलिए संभाव्य भविष्य होने की कोई उम्मीद नहीं है। सामान्य भविष्यत काल भी नहीं है, क्योंकि भविष्य में किसी कार्य के होने की बात नहीं की जा रही है। सामान्य भूतकाल भी नहीं है, यानी पीछे बीते हुए समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि सामान्य रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य के होने की बात की जा रही है। तो बी विकल्प जो है मित्रों वह सही होगा। 25वें प्रश्न में आते हैं, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। उप का अर्थ है समीप। ठीक है, उप का अर्थ क्या है, समीप। 26वां प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। तो जान लीजिए, पीपर पात जो है इसमें उपमा अलंकार में उपमान आ जाएगा क्योंकि पीपर पात सरिस मंडोला, मन के डोलने की स्थिति की उपमा दी गई है पीपल के पत्ते से। तो पीपल पात क्या है, उपमान है, यानी जिससे उपमा दी जाती है। 27वां प्रश्न आपके सामने है, गाढ़ा शब्द का विलोम क्या है। गाढ़ा शब्द का विलोम मित्रों होगा, क्या होगा, गाढ़ा शब्द का पतला होता है। गाढ़ा यानी कोई चीज़ गाढ़ी है और उसका विलोम क्या होगा, पतला। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। 28वां प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिए, पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है।
इसमें देखिए पुल्लिंग शब्द हंसिनी, आप जानते हैं स्त्रीलिंग है, तपस्विनी और परोपकारिणी सब में ई है। लेकिन तेजस्वी जो है इसमें भी ईकारांत है, लेकिन यह तेजस्वी बालक कहा जाता है और तेजस्विनी बालिका। तो तेजस्वी जो है वह क्या होगा, पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। 29वां प्रश्न है किचि तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। इसका तद्भव क्या होगा, कुछ, सी विकल्प सही होगा। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफूर होना प्रयोग किया जाता है भाग जाने के अर्थ के लिए। तो मित्रों मैं समझता हूं आज का यह प्रैक्टिस पेपर सेट आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। अगर किसी तरह की कोई शंका है, कोई डाउट क्लियर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे भी इसी तरह के प्रैक्टिस पेपर सेट मैं आपको लेकर के आता रहूँगा। और मैं जानता हूँ कि बहुत जल्दी ही आपकी यूपीएसआई की परीक्षा भी होने वाली है या होगी, उसकी तिथि निर्धारित की जाएगी, सारी चीज़ें। और आगे की परीक्षाएं भी अब थोड़ा थोड़ा, लॉकडाउन आप जानते हैं पूरी तरह से अब धीरे धीरे खुलने की स्थिति में आ गया है। तो परीक्षाएं भी अब सरकार सोच रही है कि कराएं जल्दी से जल्दी, और परीक्षाएं कराई जाएंगी ज़रूर। तो आप अपनी तैयारी में किसी तरह की कमी मत रखिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।